हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 16th एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज़, जहां हम इशू 22 को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस इशू का तो कवर पेज ही काफ़ी इंटरेस्टिंग और फनी है। खैर, बिना कोई और टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं अपने इशू पर। तो इशू स्टार्ट होता है रिक, मार्क और विलियम के एक साथ मूवी देखकर आने से। रिक उसे अपने साथ इनवाइट करने के लिए उन्हें थैंक्स कहता है, साथ ही ये भी बताता है कि उसका रूममेट काफ़ी बेकार है और उसके ज़्यादा सोने पर उससे डांटता रहता है। जिसके बाद विलियम और रिक एक दूसरे की थोड़ी टांग खींच रहे होते हैं, पर तभी मार्क को टाइम देखकर कुछ रियलाइज़ होता है और वो बाकी दोनों से कहता है, गाइस मुझे जाना होगा, मुझे एक्चुअली कहीं पहुँचना है। रिक पूछता है क्या हम तुम्हें गाड़ी में छोड़ दें, जिस पर मार्क मना करते हुए कहता है नहीं, मैं पैदल चला जाऊँगा। और मार्क के जाने के बाद रिक विलियम से कहता है क्या ये हमेशा पैदल ही जाता है, जिस पर विलियम कहता है लगता तो यही है। दूसरी तरफ एम्बर भी अपनी यूनिवर्सिटी में बने नए दोस्तों के साथ कहीं से घूमकर आ रही होती है। उसके दोस्त इसके बाद भी एम्बर को कहीं ले जाने की बात कर रहे होते हैं, पर एम्बर मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसे अपना होमवर्क करना है। जिसके बाद वो अपने रूम में चले जाती है जो एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर होता है। रूम में पहुंचते ही एम्बर को कोई दिखता है, जिसे देखकर वो सरप्राइज होते हुए कहती है तुम अंदर कैसे आए। और हम देखते हैं कि ये इंसान एक्चुअली मार्क ही होता है और मार्क एम्बर के पास आने के लिए ही निकला होता है। मार्क जवाब देता है तुम्हारी विंडो लॉक नहीं थी, जिस पर एम्बर कहती है मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, हम 3rd फ्लोर पर हैं और यहाँ पर कोई फायर एस्केप भी नहीं है, तो तुम्हारा विंडो के रास्ते से आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मार्क कहता है मैं एक्चुअली इसी बारे में बात करने आया हूँ। मुझे पता है कि तुम अभी भी उस बात पर नाराज़ हो कि मैंने तुम्हें कैंपस में अकेला छोड़ दिया था जब उस मॉन्स्टर ने हम पर अटैक कर दिया था, पर देखो बात ऐसी है कि पर इतने में ही सेसिल ईयरपीस के थ्रू मार्क को रेडी होने के लिए कहता है, पर मार्क मना करते हुए कहता है कि किसी और को भेज दो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। सेसिल कहता है यहाँ लोग मर रहे हैं, उन लोगों से इंपॉर्टेंट काम तो नहीं होगा तुम्हारा। और बाहरी मन से ही सही, पर अभी के लिए मार्क जाने लगता है और जाते हुए एम्बर से कहता है अभी जो होने वाला है वो शायद तुम्हें समझ ना आए, पर मैं वापस आकर तुम्हें सब समझा दूंगा, आई प्रॉमिस, तब तक तुम बस डरना मत। और ऐसा कहते हुए मार्क खिड़की से बाहर कूद जाता है और ये देखकर एम्बर डर के मारे भागते हुए खिड़की के पास आकर नीचे देखने लगती है, पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि मार्क हवा में उड़कर जा रहा है। और ये देखकर एम्बर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। वापस चले रिक और विलियम के पास, तो वो दोनों रिक के रूम के पास पहुंच चुके होते हैं। रिक बताता है कि अभी वो अपने रूम में जाकर थोड़ी देर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करेगा, जिसके बाद अगर विलियम चाहे तो वो उसके रूम में आकर साथ में गेम खेल सकता है। जिस पर विलियम पूछता है तुम कब तक उससे बात करोगे। रिक कहता है पता नहीं, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा तुम्हें कॉल कर दूंगा। और ऐसा कहकर रिक अपने रूम में चला जाता है। रूम के अंदर काफ़ी अंधेरा होता है, रिक का रूममेट भी मौजूद नहीं होता है, पर इससे पहले रिक कुछ समझ पाता उसके सर पर कोई बेसबॉल बैट से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और सीन फिलहाल के लिए चेंज होता है, जहां हम देखते हैं कि ईव कई होमलेस लोगों के लिए एक अच्छा सा घर और सराउंडिंग बनाकर चली जाती है और अपने मिशन की तरफ पूरे मन से काम कर रही होती है। जिसके बाद हम चलते हैं लेवी के हाइड आउट में, जहाँ मॉलर्स बताते हैं कि उनका काम अब पूरा हो चुका है। वहाँ और दूसरी डायमेंशंस में मौजूद उनकी मशीन सब उनके मिशन के लिए पूरी तरह से रेडी है और वो लेवी से कहते हैं कि अगर कल सुबह वो अपने सभी डुप्लीकेट्स को इस जगह पर जमा कर लेता है तो कल ही इस टाइम तक उनका काम पूरा हो चुका होगा और मल्टीवर्स की ढेर सारी नॉलेज ओरिजिनल लेवी को मिल चुकी होगी, जिससे वो और बेहतर तरीके से मल्टीवर्स को एक्सप्लोर कर पाएगा। और आखिर में मॉलर पूछते हैं कि क्या लेवी उनके काम से खुश है, जिस पर लेवी कहता है ओह बिल्कुल, वेल डन बॉयज़। मॉलर जवाब देता है हमें इस काम को करने में खुशी हुई क्योंकि एट द एंड हमें इस प्रोजेक्ट से काफ़ी कुछ सीखने को मिला जो हमारे अपने मकसद के लिए भी काम आएगा। लेवी कहता है सुनकर अच्छा लगा, चलो मैं तुमसे फिर कल मिलता हूँ। और ऐसा कहकर लेवी एक पोर्टल ओपन करके वहाँ से चला जाता है। वापस चले एम्बर के पास, तो वो अपनी एक दोस्त ब्रिजेट को अपने रूम में बात करने के लिए बुला लेती है। ब्रिजेट भी एम्बर के रूम पर पहली बार आ रही होती है और उस रूम में एम्बर को अकेले देखकर कहती है तुम्हारी रूममेट कहाँ है, जिस पर एम्बर बताती है कि वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से यूनिवर्सिटी ही छोड़कर चली गई और इस वजह से उस रूम में अब वो अकेली रह रही है। जिसके बाद एम्बर ब्रिजेट को अपने और मार्क के रिलेशनशिप के बारे में स्टार्टिंग से लेकर रिसेंट टाइम्स में मार्क का बीपर बजते ही भाग जाने के इंसिडेंट्स तक बताती है। जिस पर ब्रिजेट भी वही सेम चीज़ कहती है जो एम्बर सोच रही थी कि मार्क शायद ड्रग्स बेचने लग गया है, पर एम्बर कहती है मुझे भी यही लगा था, पर अब मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। और एम्बर को इस हालत में देखकर ब्रिजेट उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ आर्ट की वर्कशॉप में आर्ट और डेबी साथ में बैठकर पी रहे होते हैं और डेबी यहाँ आर्ट को बताती है कि वो जॉब करने की सोच रही है क्योंकि मार्क के जाने के बाद उसके पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है और वो काफ़ी अकेली भी फील कर रही है, जिससे उभरने के लिए वो अब कोई भी जॉब करने को तैयार है। आर्ट पूछता है क्या तुम उसे मिस करती हो। डेबी को लगता है आर्ट यहाँ मार्क की बात कर रहा है और वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स, मैं उससे थोड़ा गुस्सा भी हूँ, वो 2 सेकंड में उड़कर मेरे पास आ सकता है, फिर भी स्कूल स्टार्ट होने के बाद से वो मुझसे मिलने नहीं आया। आर्ट कहता है मैं मार्क की बात नहीं कर रहा था, मैं पूछ रहा था कि तुम उसे मिस करती हो। डेबी को अब समझ आता है कि आर्ट नोलन या ओमनी मैन की बात कर रहा था और वो हड़बड़ाते हुए कहती है
पता नहीं, मुझे पता नहीं। जिसकी थोड़ी देर बाद वो कहती है, हाँ मैं उसे मिस करती हूँ। मैं उस नोलन को मिस करती हूँ जिसे मैं जानती थी, मार्क के पापा को। पर मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई नोलन सच में था भी या नहीं। आर्ट कहता है, मैं भी नोलन को मिस करता हूँ, मैं अपने दोस्त को मिस करता हूँ। वो एक अच्छा दोस्त था, एक ऐसी दोस्ती जिसे तुम बस फेक नहीं कर सकते। उसके साथ बिताया हर पल झूठ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सुनकर डेबी के मन में भी एक उम्मीद जागती है। पर फिलहाल के लिए सीन यहाँ से भी चेंज होता है और हम चलते हैं गार्जियंस के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ रोबोट ब्लैक सैमसन के सूट पर काम कर रहा होता है और मॉन्स्टर गर्ल भी यहीं मौजूद होती है। रोबोट मॉन्स्टर गर्ल को बताता है कि उसने अभी के लिए मॉन्स्टर गर्ल की फर्दर एजिंग रोकने का एक टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाला है, जो बेसिकली ये होता है कि अभी क्योंकि ब्लैक सैमसन कोमा में है तो मॉन्स्टर गर्ल अपने ह्यूमन फॉर्म में रहकर ही ब्लैक सैमसन के सूट को यूज़ कर सकती है, क्योंकि जो भी फाइटिंग टेक्निक्स मॉन्स्टर गर्ल को आती है वो उसे अपने ह्यूमन फॉर्म में भी आती है और स्ट्रेंथ के लिए वो सूट को यूज़ कर लेगी, जिससे उसे ज़्यादा टाइम ट्रांसफॉर्म नहीं होना पड़ेगा। मॉन्स्टर गर्ल पूछती है, तुम मुझे ये सूट यूज़ करना सिखाओगे? जिस पर रोबोट कहता है, अगर तुम चाहो तो। अगर कभी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हुई तो तुम अपने मॉन्स्टर फॉर्म में चेंज हो सकती हो, पर फिलहाल के लिए यही एक सॉल्यूशन है, खास करके जब सेसिल ने तुम्हें छुट्टी देने से भी मना कर दिया है। मॉन्स्टर गर्ल रोबोट को नोटिस करते हुए कहती है, क्या बात है, तुम अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि तुम नर्वस हो। रोबोट कहता है, दैट्स इम्पॉसिबल, मुझ में नर्वस होने की एबिलिटी है ही नहीं। पर मॉन्स्टर गर्ल को अभी भी रोबोट के बिहेवियर में कुछ अजीब लग रहा होता है। पर फिलहाल के लिए अब हम वापस चलते हैं एम्बर और उसकी दोस्त के पास, जो एक डाइनर में बैठे होते हैं। यहाँ पर एम्बर यूनिवर्सिटी में हुए इंसिडेंट के बारे में अपनी फ्रेंड को गुस्से में बता रही होती है और पूरा इंसिडेंट सुनने के बाद उसकी फ्रेंड कैजुअली और एक तरह से मजाक में कहती है, शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही वो सुपर हीरो हो। और ऐसा कहने के बाद उसकी दोस्त खुद ही हंसते हुए इस बात को स्टूपिड कहने लगती है। लेकिन यहाँ से एम्बर के दिमाग की घंटी बज जाती है और वो पिछले कुछ टाइम में हुए कई इंसिडेंट्स को जोड़ना स्टार्ट करती है, जैसे बिना किसी फायर एग्जिट होने के बावजूद भी खिड़की से मार्क का उसके रूम में आ जाना और फिर वहाँ से उड़कर चले जाना, फिर मार्क के डैड की डेथ और ओमनी मैन और इनविंसिबल की फाइट की टाइमिंग सेम होना, एक्सेट्रा। और ये सब समझ जाने पर वो अपने दोस्त से झूठ बोलते हुए कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, ये सब स्टूपिड है, चलो मैं चलती हूँ, मुझे अपना होमवर्क करना है। और ऐसा कहकर एम्बर वहाँ से अपने रूम की तरफ चले जाती है। सीन चेंज होता है, हम चलते हैं सेसिल के पास, जो अपने उसी असिस्टेंट के पास जाता है जिसने पिछले एपिसोड में सेसिल को मॉलर्स की मिलने की न्यूज़ दी थी। सेसिल मॉलर की एक्टिविटीज़ का अपडेट पूछता है, जिस पर वो असिस्टेंट बताता है कि कोई नई स्पेशल एक्टिविटी नहीं हुई है, बस वो अपने काम में लगे हुए हैं। सेसिल कहता है, उन पर नज़र बनाए रखो, अगर कोई टेम्परेचर चेंज या इलेक्ट्रिसिटी यूसेज में किसी भी तरह का इंक्रीज़ आता है तो मुझे बताना, हमें ये पता करना है कि ये क्या प्लान कर रहे हैं। जिस पर असिस्टेंट ओके सर कहता है। इसके बाद हम चलते हैं नासा के ऑफिस में, जहाँ एस्ट्रोनॉट रस के भेष में घूम रहे मार्शियन को अर्थ के तौर तरीके सीखने में काफ़ी दिक्कत आ रही होती है, पर जैसे तैसे वो मैनेज कर रहा होता है। आज उनके ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग होती है जिसमें रस को मार्स मिशन से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन दिखानी होती है, पर रस के भेष में वो मार्शियन कोई प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर पाता, जिस पर उसके बॉस उसे जॉब से फायर कर देते हैं। वो मार्शियंस डरते हुए पूछता है, फायर्ड, इसका क्या मतलब है? उनका बॉस कहता है, मतलब तुम्हें जॉब से निकाला जाता है, तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हें जान से मार देंगे? मार्शियन डरते हुए ही पूछता है, आप मुझे नहीं मारने वाले थे? जिसके बाद हम वापस चलते हैं एम्बर के रूम में, जहाँ एक बुक पढ़ते पढ़ते एम्बर की आंख लग गई होती है और इतने में ही मार्क भी खिड़की के रास्ते से एम्बर को उठाने आ रहा होता है कि एम्बर खुद ही मार्क का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे बताओ कि तुम ही इनविंसिबल हो, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। और थोड़ी देर तक बात गोल गोल घुमाकर फाइनली मार्क ये एडमिट कर लेता है कि वो ही इनविंसिबल है, जिस पर एम्बर खुश होकर कहती है, मतलब तुम एक ड्रग डीलर नहीं हो, पर मुझे प्रूफ दो कि तुम सच में इनविंसिबल ही हो। और मार्क अपने कॉस्ट्यूम में आ जाता है, जो उसके रीसेंट मिशन में जाकर थोड़ा फट भी गया होता है। और मार्क कहता है, ये नया फैब्रिक था, इसे फटना नहीं चाहिए था, लगता है मुझे अपने पैसे वापस मांगने होंगे। और एम्बर ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक सुपर हीरो है। सीन चेंज होता है और हम चलते हैं डी.ए. सिनक्लेयर के सीक्रेट हाइडआउट में, जहाँ वो अपना कुछ काम करते हुए और किसी से बात करते हुए कहता है, यहाँ तक आने के लिए मेरा पूरा कॉलेज करियर लग गया, तुम जीनियस को रश नहीं कर सकते, पर हाँ मैं ये तो चाहता था कि अभी तक मैं काफ़ी और कुछ पा चुका होता। खैर तुम्हें पता है ये एक्सपेरिमेंट मैंने सिर्फ डेड टिश्यूज़ को फिर से ज़िंदा या रीएनिमेट करने के लिए स्टार्ट करा था। मैं चाहता था कि इसके लिए मुझे नोबेल प्राइज़ मिले, लोग मुझे शाबाशी दें, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। पर मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी रिसर्च कौन कौन से नए दरवाजे खोल देगी। और मैंने ना सिर्फ अब लाइफ को रीएनिमेट करने का प्रोसेस बनाया है, पर मैंने एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बनाई है, जंग का एक ऐसा हथियार जिसमें लिमिटलेस पोटेंशियल है, और अब मैं इसे इम्प्रूव करके परफेक्ट कर रहा हूँ। और तुम्हारे लिए भी इतनी ऑनर की बात है कि तुम पहले ऐसे इंसान बन रहे हो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिनक्लेयर अभी तक रिक से बात कर रहा था, जिसे सिनक्लेयर ने ही बेहोश करके अब अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर लिया होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सिनक्लेयर ऑलरेडी रिक का एक हाथ काट चुका है और उसकी बॉडी में कई तरह के मॉडिफिकेशंस कर रहा है। सिनक्लेयर अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, तुम मेरे पहले ऐसे सब्जेक्ट बन रहे हो जिसे मैं जिंदा ही रीएनिमेट बनाने वाला हूँ। तुम किलिंग मशीन के आर्मी के सबसे पहले वेपन बनने
देखने वाले हो। और इसी के साथ इशू 22 यहाँ ख़त्म हो जाता है। आई नो कि ये इशू शायद आपको उतना मज़ेदार ना लगा हो क्योंकि यहाँ हमें कुछ एक्शन नहीं दिखाया गया, पर स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस इशू ने आगे आने वाली कई स्टोरीज़ को सेटअप कर दिया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।